सो हेलो डियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स जो है कि बात कर रहे हैं हम चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ में। और विद्युत परिपथ जो है वो सेल से पहले स्टार्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि विद्युत सेल क्या है, तो हम कहेंगे वह डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो अगर कोई पूछे कि विद्युत सेल क्या है, तो हम बोलेंगे वह डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत सेल बोलते हैं। यहाँ पर मेन चीज, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि केमिकल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसे ही क्या बोलेंगे, विद्युत सेल। ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक बन के आता है वो है विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ सेल। अगर सेल का ईएमएफ बात की जाए तो क्या होगा विद्युत वाहक बल। तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी संपूर्ण वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा आवेश पर किए गए कार्य अर्थात आवेशों को दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कह रहे हैं कि किसी भी आवेश को दी गई ऊर्जा या उस पर किया गया कार्य, ये W/Q को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल के लिए मात्रक की बात की जाए तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और कार्य बराबर ऊर्जा होती है। तो कार्य बराबर ऊर्जा, तो यहाँ पर जूल पर कूलाम, या इसका मात्रक होता है वोल्ट। बीमा की अगर बात की जाए तो बीमा अगर यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो निकल के आएगा ml² T⁻³ और A⁻⁻1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि सेल के अंदर जो सेल है उस सेल का प्रतीक कुछ इस प्रकार होता है। एक टर्मिनल होता है निगेटिव और एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव की तरफ भांति व्यवहार करेंगे और एक निगेटिव। अगर सेल के अंदर देखा जाए तो सेल के अंदर जो दिशा होती है वो दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। बात समझ में आ रही है, आवेश निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अगर हम बात करें यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या हम बोले कि टर्मिनल विभवांतर। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि टर्मिनल विभवांतर क्या है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। समझिएगा, कहा गया है कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये देखो एक बैटरी है, और यहां पर एक टर्मिनल पॉइंट हमने टर्मिनल ए बोला और दूसरा यहां पर टर्मिनल बी। अब इन दोनों के बीच धारा को, या हम बोलें कि आवेश को प्रवाहित की जा रही है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच आवेश को प्रवाहित करने को ही हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। ये देखो एक इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहां पर देखिए इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगे हैं इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और इलेक्ट्रोड देखिए यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। जैसा कि आप फिगर डायग्रामेटिक आप देख रहे हैं, यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट ए है और ये टर्मिनल पॉइंट बी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन लिखा है कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा टॉपिक यहां से अराइज होता है जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हमने बोला आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध को समझिए, आंतरिक प्रतिरोध है क्या। तो हम कहें कि सेल के अंदर, समझिएगा आंतरिक प्रतिरोध जो प्रतिरोध है कि सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में डाले गए अवरोध या विरोध या रुकावट, मतलब कि सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में डाले गए विरोध अथवा रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल r होता है। क्या होता है, स्मॉल r। जैसे कि प्रतिरोध को हम बोलते थे कि प्रतिरोध जो है बाह्य परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ, तो प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न विरोध, या हम कहें अवरोध, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। लेकिन अगर बात करें कि सेल के अंदर आवेश के प्रवाह, जैसे मान लो कि सेल है ये और सेल में इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं
और इलेक्ट्रोड पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है और इसमें आयंस ट्रांसलोकेट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उनके मार्ग में उत्पन्न रुकावट या उनके मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इस आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल आर से। क्योंकि यहां पर देखिए अगर हम ये परिपथ बनाए हुए हैं तो इस परिपथ का ये बाह्य प्रतिरोध है, परिपथ का प्रतिरोध है, इसे बाह्य प्रतिरोध, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर यहां पे दिख रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहली बात तो यहां पर यह आती है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो स्लेट जो आपका सेल होता है, तो सेल के प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी पर डिपेंड करता है, अर्थात स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। यदि अगर आप सेल के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि अगर सेल के जो सेल का प्लेट है और इस प्लेट की दूरी अगर आप घटाते हो तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि वही बात की जाए कि प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है, ये देखो ये प्लेट का एक क्षेत्रफल है, तो इस प्लेट के क्षेत्रफल से अगर बात करें तो प्लेट के क्षेत्रफल से ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आंतरिक प्रतिरोध। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि अगर हम कहें कि जैसे मान लो कि इतना मोटा मार्ग में दिक्कत उत्पन्न हो रहा है, जितना ज्यादा जगह होगा उतना ही अवरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर कि एक और चीज बात करें कि जिस अपघट्ट में वो सेल्स डूबी होती हैं उनके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो वैद्युत अपघट्ट हैं, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी सांद्रता के। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो और किन बातों पर निर्भर करता है, तो आंतरिक प्रतिरोध जो विद्युत अपघट्ट हैं उनकी सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर विद्युत अपघट्ट के सांद्रता को बढ़ाएंगे तो वहां पर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं। जैसे एक और चीज है कि टेम्परेचर, यदि तो ताप इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस के। यदि ताप बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, अगर ताप कम करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातें हैं। अब यहां पर हम बात करें कि अगर मान लो कि ये परिपथ, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, ये सब समझने के बाद अगर हम कहें कि एक परिपथ जो हमने बना रखा है आपके सामने, इस परिपथ में धारा की गणना करें कि धारा कितनी होगी, तो ओम के नियम से हम निकाल देते कि V इज टू आई इंटू आर, और यहां से V बाई आर इज इक्वल टू आई या I इज इक्वल टू V बाई आर हम यहां लिखते थे ओम के नियम से। परंतु क्या ये बात अगर हम विद्युत परिपथ पूरा बना दें तो क्या ये बात सेटिस्फाई करेगी या ऐसे हम धारा निकाल पाएंगे? तो देखो यहां पर जो V है, इस V को सेल से रिप्रेजेंट करेंगे, V बराबर E, और जो यहां पर R है वो R यहां पर बाह्य प्रतिरोध था, जबकि यहां पर इस परिपथ में बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध भी लगा हुआ है। ये देखो आंतरिक प्रतिरोध और ये बाह्य प्रतिरोध। तो इस प्रकार इस परिपथ में प्रवाहित धारा जो होगी वो हो जाएगी I इज इक्वल टू E अपान R प्लस आर। चूंकि यहां पर ये देखो I का फॉर्मूला और V के जगह पे E कर देंगे, और कितना प्रतिरोध है इसमें, तो R प्लस आर, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि अगर हम बात करें कि इस परिपथ का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, तो इस परिपथ में टर्मिनल विभवांतर जो होगा वो V बराबर I इंटू आर से लिख लेंगे आप, V बराबर I इंटू आर, और I का मान अभी आपने निकाला है E अपान आर प्लस आर इंटू आर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रख दो V बराबर E इंटू आर अपान आर प्लस आर। इस प्रकार आप इससे टर्मिनल विभवांतर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो तो क्या यहीं से जो R है इस R को बाहर कर देंगे, तो R इज इक्वल टू E माइनस V अपान V इंटू आर हो जाएगा, या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 और मल्टीप्लाई विथ R। ऐसे करके हम संबंध के रूप में हम इसको निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा इस चीज को, और ये बेहतरीन चीज है, क्वेश्चन में आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाता है तो आप चाहे ये फॉर्मूला लगाएं चाहे ये फॉर्मूला लगाकर आप आंतरिक प्रतिरोध निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो एक छोटा सा हेडिंग है जो कि बहुत बड़ी हेडिंग है, यहां पर डेरिवेशन होता है, परंतु हमने डेरिवेशन हटा के सिंपल यहां पर रख दिया है। देखिए सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर।
और यहां से अगर V को बाहर करें, टर्मिनल विभवांतर निकालें कि सेल का विद्युत वाहक बल को अंदर कर दें और सेल का यहां पर टर्मिनल विभवांतर निकालें, तो टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा V बराबर E माइनस आई आर। चूंकि यहां पर आप देखो तो हेडिंग क्या है कि सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये संबंध जो निकल के आता है बाबू, इसका डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूले सिर्फ याद रखने हैं तो ये फॉर्मूला आप सीधे याद रख सकते हो क्वेश्चंस लगाने के लिहाजे से। ध्यान रखिए ये इस पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर E इज इक्वल टू V प्लस आई आर और V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, डेरिवेशन हालांकि बोर्ड में उतने ज्यादा पूछे नहीं जाते जितना कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहां पर एक और चीज पूछी जाती है कि यहां पर डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, डिस्चार्जिंग जब होगा तो यहां पर विद्युत वाहक बल जो है वो ग्रेटर हो जाएगा यहां पर टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर से, तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये तो डिस्चार्जिंग का कंडीशन होगा, मतलब कि जब डिस्चार्जिंग की बात की जाएगी कि सेल डिस्चार्ज हो रही है तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर आप चार्ज कर रहे हैं, अगर उस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो वहां पर हो जाएगा पोटेंशियल जो होता है वो ग्रेटर होता है ईएमएफ से, तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ये फॉर्मूला लगा के ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते वक्त आपको थोड़ा बहुत सतर्कता दिखानी है और क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। अगर क्वेश्चन को एक बार आप समझ लेते हैं डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा के सेट कर लेंगे। और एक बार अगर फॉर्मूला लगा के यदि आप सेट कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, उसमें डाउट नहीं है। अब यदि अगर हम बात करें कि और इस टॉपिक, इस चैप्टर में कौन सी और टॉपिक देखनी है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट आती है सेलों का संयोजन। जी हाँ, जैसे हमने पढ़ा था संधारित्र का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन, सेम वैसे ही सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन अगर हम बात करें दो प्रकार से कर लेंगे, एक सीरीज कर लेंगे, सीरीज में, और दूसरा है पैरेलल में। यदि अगर आप सीरीज में कर रहे हैं तो श्रेणी में आप सेल और उसके साथ आंतरिक प्रतिरोध को लगाते हुए चलिए, अगर आप पैरेलल कर रहे हैं तो सेल और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगाते हुए चलिए। तो इस प्रकार यदि अगर हम बात करें कि इस सीरीज में करने पर हमने इसका धारा निकालना हो तो I इज इक्वल टू ई नेट, मतलब जितना E टोटल हो, अगर हम जितना EMF लिए हैं वो सारे E सेल का नेट ले लेंगे और R प्लस R नेट लेंगे, और R नेट स्मॉल r नेट का मतलब हो गया कि ये आंतरिक प्रतिरोध का R है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो सीरीज में, सीरीज का इजी होता है I निकालना, करंट निकालना, लेकिन पैरेलल में थोड़ी सी मुश्किल होती है। पैरेलल में हम 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/rn, ये कंडीशन है जब हम रेजिस्टेंस पढ़े थे वहां से। अब यहां से टोटल R इक्विवेलेंट करने पे 1/r इक्विवेलेंट करेंगे तो n/r हो जाएगा, और यहां से सिर्फ और सिर्फ R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये R इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है R/n। अब यहां से R/n आपने निकाल लिया और टोटल E नेट बराबर E आपने रख दिया, तो यहां से आप फॉर्मूला डालकर वही फॉर्मूला I इज इक्वल टू E अपान R प्लस R/n, सॉरी R प्लस R/n, ये R/n ये किसके लिए निकाला गया है? स्मॉल r के लिए, क्योंकि सूत्र वही है कि जो सेल है, सेल का संयोजन करें या सेल कई हो या सेल एक हो, उसके लिए अगर हम बात करें धारा के लिए तो हम कहेंगे I इज इक्वल टू E अपान R प्लस R। R कैपिटल R जो है वो बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल r जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है। स्मॉल r के लिए R इक्विवेलेंट आपने निकाला है R अपान Rn, सॉरी R इक्विवेलेंट बराबर R अपान n, तो R अपान n R इक्विवेलेंट स्मॉल r की जगह रख दीजिए, तो ये n जो है नंबर ऑफ संख्या जो रेजिस्टेंस की स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध की वो n E से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहां से जो आपका पैरेलल जो है कि सेल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन का आप करंट यहां से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एक ये और दूसरा आपको ये, क्योंकि आपको देखना है कि सेलों का संयोजन कैसे हो रहा है। यदि अगर सीरीज में हो रहा है तो इजीली लगा लेंगे, और यदि अगर पैरेलल हो रहा है तो और इजी आसान है कि I इज इक्वल टू NE अपान R प्लस R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक टॉपिक स्टार्ट होती है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, वो है धारा के लिए दिया हुआ लॉ जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ने क्या किया कि इन्होंने विद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए, और इन्होंने विद्युत परिपथ को समझने के साथ साथ बहुत सारे काम किए।
और विद्युत परिपथ संबंधी दो नियम प्रतिपादित किया। एक नाम था, जैसे फर्स्ट को दिया संधि नियम और सेकंड को बोला लूप नियम। लूप एक बंद परिपथ पे काम कर रहा था कि अगर बंद परिपथ है तो कैसे हम वहां पर उस परिपथ को समझेंगे, उसमें कैसे धारा को समझेंगे, कैसे पोटेंशियल को समझेंगे, हर एक बात को क्लियर कर रहा था, जो कि हमारा किरचॉफ का सेकेंड लॉ था। फर्स्ट लॉ एक जंक्शन पे था कि जितनी आ रही है धारा और जितनी जा रही है धारा, उनका बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो इसी के आधार पर हम बात करें तो किरचॉफ का प्रथम नियम देखेंगे। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, या इसी को बोला गया है जंक्शन लॉ, या इसी को हिंदी में बोलते हैं संधि नियम। इस नियम के अनुसार मैंने लिख रखा है, थोड़ा ध्यान से गौर फरमाइए, देखिए यहाँ पर इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में संधि अथवा जंक्शन पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब आने और जाने जितनी भी धारा है उनका सबका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। अर्थात यदि अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, और हमने आने वाली धारा को पॉजिटिव लिया है और जाने वाली धारा को नेगेटिव, इसका बराबर शून्य। यदि अगर हम कहें तो देखो ध्यान से, अगर ये पॉइंट है, ये एक जंक्शन है, तो इस पॉइंट पर आने और जाने दोनों वाली धारा यहाँ पर उपस्थित है। तो अगर हम कहें आने वाली I1, I2, I3, I4, जाने वाली I5, I6, I7 एंड I8, तो हम लिखेंगे I1 के साइन के साथ हमने कहा आने वाली धारा को पॉजिटिव और जाने वाली धारा को बाबू निगेटिव। तो I1 पॉजिटिव प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, एंड अब यहां से जो जाने वाली धारा है इनका भी बीजगणितीय योग करना है ना। क्या हमने बोला कि बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होनी चाहिए। तो जब शून्य के बराबर होगी तो इनका साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे। तो I माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 माइनस I8 बराबर शून्य। अब अगर हम कहें कि शून्य को इनका जो I माइनस है इनको पक्षांतर कर दिया जाए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8। इसका मतलब ये है कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी फॉलो कर रहा है, जितनी आई है उतनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं बट जाएगी, कहीं और इधर उधर खत्म नहीं होगी, मतलब जितना आया है उतना निकल जाएगा। इस संधि नियम से अगर बात करें तो इस संधि नियम को बोला जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसमें सिंपल सी बात आपको यही बतानी है बोर्ड में, अगर आपसे बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन बन के आ रहा है तो आप सीधे बोलिएगा कि इस नियम अनुसार वैद्युत परिपथ में संधि अथवा जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का मान, या बोलो धाराओं का बीजगणितीय मान शून्य के बराबर होता है, जिसमें आने वाली धारा को पॉजिटिव और जाने वाली धारा को निगेटिव लिया जाता है। यहाँ पर इन बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम जो कि लूप नियम है। ठीक है, तो इस नियम को समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वियर्स, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।